हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो लास्ट आपका था अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का सीआरएसयू वालों का एग्ज़ाम था। तो मुझे कमेंट करके बताया कि जो मैंने वीडियोस वगैरह डाली हैं वो कमेंट करके के बताया मुझे कि कुछ बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मेरी वीडियो से मैच कर रहे थे। तो ये जान के खुशी होती है कि मतलब जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं वो आपकी किसी तरह हेल्प कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपके प्रिपरेशन में कुछ हेल्प कर सकी। और अभी सीआरएसयू वालों के लिए आज एक नया नोटिफिकेशन आया जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम नॉलेज एंड करिकुलम का हुआ था। उसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम फेस हुई थी, उनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जा पाया या एग्ज़ाम उनका किसी कारणवश नहीं हुआ है। तो बहुत से बच्चों ने करीब इसमें 44-45 हज़ार कंप्लेंट आई गई थी सीआरएसयू के पास। तो इन्होंने नोटिस निकाला हुआ है कि एग्ज़ाम जो है दोबारा होगा और वो होगा आपका आई थिंक 10 नवंबर या 11 नवंबर। एग्ज़ाम डेट का एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कमेंट बॉक्स में कि क्या है वो आप देख लीजिएगा। नोटिस जाके डेट आई थिंक 10 और 11 दोनों में से कोई है। 10 नवंबर आई थिंक। तो आपका उस दिन एग्ज़ाम होगा, शाम को 3 बजे से है। आपका जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो सेम ही होगा और ये ऑप्शनल है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है और जो सोचते हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा है वो दोबारा ना दे, दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, इशू हो जाए या कोई एग्ज़ाम आपको ना समझ में आए, तो ये उनके लिए ही ज़्यादा बेस्ट होगा। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो दे सकते हैं एग्ज़ाम, या जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जिनको प्रॉब्लम हुई थी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो मेरे ख्याल से ना दे तो ठीक है, ऑप्शनल है, ये नॉलेज एंड करिकुलम का है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम करेंगे रिवीजन किसकी, एमसीक्यू की करेंगे। एमसीक्यू रिवीजन करेंगे किस सब्जेक्ट की, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि आपका सीआरएसयू वालों का कल एग्जाम है। तो मैं एमसीक्यू रिवीजन के भी लेके आई हूँ और इम्पॉर्टेंट नोट्स और वन लाइनर्स भी आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। और जो ये थ्योरी एग्ज़ाम जिनका भी होगा उनके लिए भी ये फ्यूचर में हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए हम अभी देखते हैं, अभी का हम अपनी रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पैट्रियार्की शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन एमजीयू में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका अर्थ होता है पिता का शासन, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हमारी है ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। पैट्रियार्की शब्द की किस उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। चलिए मैं आपको ना साथ 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 याद करवाते भी चलूँगी, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है। तो हम किसी भी क्वेश्चंस को जो थोड़े लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हैं तो हम उनको क्या है 2-3 बार रिपीट करके साथ ही साथ याद करते चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कहाँ पर मध्यवर्ग की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, मतलब जो हिस्ट्री में जो था, जहाँ कहाँ पर है जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, तो वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 यूनान, 2 प्राचीन इजिप्ट, 3 रूस या 4 ग्रीक। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्राचीन इजिप्ट में क्या है, महिलाओं को किसका अधिकार था, संपत्ति का। कहाँ, प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट याद रखिएगा, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था वहाँ पर। तो स्त्री बाइबल, वुमेन बाइबल किसने प्रकाशित की है, जो उसमें स्त्रियों से रिलेटेड बातें बताई गई हैं वुमेन बाइबल, तो वो हमारी प्रकाशित की है ऑप्शन नंबर 1 एलिजाबेथ केडी स्टेनटन ने। किसने की है वुमेन बाइबल, एलिजाबेथ केडी स्टेनटन ने वुमेन बाइबल, जिसे स्त्री बाइबल कहा जाता है, इन्होंने प्रकाशित की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश का कहना है कि जैविकीय रूप से स्त्रियों में पुरुषों से कम शक्ति होती है। कौन मानते हैं ये, मानव शास्त्री, जीव शास्त्री, मनोवैज्ञानिक शास्त्री या समाज शास्त्री। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जीव शास्त्री। तो इसमें मेरे कुछ पुराने वीडियोस के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं और कुछ मैंने लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ न्यू क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो वीडियो पूरी देख के जाइएगा, ठीक है। वो कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, वो हैं मेरी नोट्स के बाद, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसका कहना है ये, जीव शास्त्रियों का, कि क्या, कि जो स्त्रियां हैं वो जैविक रूप से पुरुषों के शक्ति में कम होती हैं। समाज शास्त्रियों के अनुसार लैंगिक असमानता या विषमता का एक कारण हमारी डैश तथा डैश है, क्या है, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था, नैतिक सामाजिक व्यवस्था, भौतिक राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्या है, हमारी संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था है समाज लैंगिक असमानता व विषमता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पंचायती राज अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं? राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित, गांव, क्षेत्र, जिला पंचायत में स्त्रियों की 1/3 सीट आरक्षित, 1 तथा 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2। मीन्स किसमें किया गया है? पंचायती राज अधिनियम में इसे प्रावधान किया गया कि राजनीति में क्या है, स्त्रियां पार्ट लेंगी और वो गांव, क्षेत्र, जिला पंचायत में स्त्रियों की सीट क्या है, 1/3 1/3 सीट जो है उस पर सिर्फ महिला इलेक्ट वो महिला उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं, वो आरक्षित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम 1992 कब हुआ? आप लोग भी बोलिए 1992, पंचायती राज अधिनियम 1992। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का रूप है, क्या है? तो हमारा ये सारा रूप है ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सामाजिक शोषण होता है जो लिंग के ऊपर स्त्रियों के साथ है, किसी भी प्रकार का लिंग हो सकता है। सामाजिक हिंसा, शैक्षणिक विषमता। आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का एक रूप नहीं है, तो क्या है वो? ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक स्वतंत्रता जो है लैंगिक विषमता का एक रूप नहीं है। और बाकी सारी क्या है? लैंगिक विषमताएं या रोजगार में भेद, ये भी विषमता है। विषमता मतलब क्या है? भेदभाव। ठीक है, संपत्ति अधिकार से पृथकता, आर्थिक लाभ में असमानता, ये सारी क्या है? विषमताएं हैं। अगर समता की बात होती तो क्या होता? वो आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। बाल विवाह अधिनियम क्या है? 1929 कब पारित हुआ? 1929, बाल विवाह अधिनियम 1929। लैंगिक विषमता के क्या कारण है? तो लैंगिक विषमता के कारण क्या है? ये सभी हैं, पर्दा प्रथा, निर्धनता, रूढ़िवादी विचारधारा, ये सभी क्या है? लैंगिक विषमता के कारण है। बाल विवाह अधिनियम 1929। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्री दशा सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा भी इनके द्वारा समाप्त की गई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था सती प्रथा का। राजा राम मोहन रॉय क्या है? स्त्री दशा सुधार आंदोलन का प्रारंभ इन्होंने किया, राजा राम मोहन रॉय ने। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1828, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है कब? 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म शब्द किस धातु से बना है तथा इसका क्या अर्थ है? तो धर्म शब्द हमारी दृढ़ धातु से बना है, इसका अर्थ क्या है? धारण करना। किससे बना है? दृढ़ धातु, धारण करना। धर्म वह तत्व है जो ऊंटा उठाने वाला होता है अथवा पालन पोषण करता है, किसका कथन है? किसके अनुसार है ये? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ऋग्वेद के अनुसार है। किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? उनका जन्म कब हुआ? महावीर 599 ईसा पूर्व, महावीर 595 ईसा पूर्व, 596 ईसा पूर्व या 598, सब महावीर सेम है, बस ये इनकी तिथि में डिफरेंस है। तो हमारा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, महावीर का हुआ था। जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर थे, याद रखिएगा। 599 ईसा पूर्व। कब? 599 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संप्रदाय क्या हैं? तो जैन धर्म के संप्रदाय हैं इसमें ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2, श्वेतांबर व दिगंबर। दिगंबर ये क्या है? इसके संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, महात्मा बुद्ध। कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई तथा इसका क्या अर्थ है? तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है हमारी पुर्तगाली भाषा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगाली भाषा जिसका है कास्टा, जिसका अर्थ होता है मत, विभेद या जाति। ठीक है, याद कर लीजिए, कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा, मत, विभेद, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारसी धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जरयुथ। किसने की? जरथुस्त्र। 1 सेकेंड प्लीज, वेट। तो थोड़ा सा मिस प्रेस हो गया। ठीक है, पारसी धर्म की स्थापना जो है किसने की थी? जरथुस्त्र ने। किसने? जरथुस्त्र ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक प्रमुख संप्रदाय हैं ऑप्शन नंबर 1, हीनयान, महायान। क्या है बौद्ध धर्म के संप्रदाय? हीनयान, महायान। CRSU वाले आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं इसमें, आपका 40 मार्क्स का पेपर है, 40 क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया आपके लिए, ताकि आपको फैक्चुअल पॉइंट्स कुछ जो हैं वो पता हो।
क्या है बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय? दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हीनयान और महायान। पारसी धर्म की स्थापना किसने की? जरथुस्त्र ने। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर 3। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? इसका नाम क्या? ऑप्शन नंबर 2 अवेस्ता ए वेद। क्या है पारसी धर्म का प्रमुख संप्रदाय? अवेस्ता ए वेद। अवेस्ता ए वेद। नेक्स्ट है हमारा, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1665 में ग्रेसिया डी ओरेस्टा ने। किसने? ग्रेसिया डी ओरेस्टा। 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसाई धर्म के ग्रंथ बाइबल को 2 भागों डैश तथा डैश में बांटा गया। तो आप याद रखिएगा, ईसाई धर्म के ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया। किसमें बांटा गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट। क्या टेस्टामेंट सेम है, ओल्ड और न्यू, ये इजी है, याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है और इसका पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिख धर्म के प्रवर्तक है हमारे गुरु नानक देव, और जिसका ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। इजी है, आप याद कर सकते हैं ना, गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह स्थिति जो वह किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 परिस्थिति या स्टेटस। किसको राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति का सन्मुख मार्ग माना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा से ही इन सब चीज़ों का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्या होता है? विकास होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की उपलब्धि में बाधाएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। उचित दूरी पर शिक्षालयों का उपलब्ध ना होना, आर्थिक संतुलन व लैंगिक भेदभाव, प्रादेशिक असंतुलन। ठीक है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य एवं समाज की ओर से समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये किसमें कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 समानता का अर्थ है क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य की ओर से समान अवसर मिलने चाहिए। समानता, समानता के प्रकार क्या हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों, प्राकृतिक समानता और सामाजिक समानता, 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, समानता की विशेषताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विशेष अधिकारों का अभाव, उन्नति का समान अवसर, प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति। स्वतंत्रता और समानता के संबंध में विचारधारा क्या है? स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, दोनों में गहरा संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड उपरोक्त दोनों स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के परस्पर विरोधी भी हैं, दोनों में गहरा संबंध भी है, एक दूसरे पर निर्भर भी। तो ये 2 तरह की विचारधाराएं हैं स्वतंत्रता और समानता के संबंध में। ठीक है, तो कुछ विचारक ये वाली मानते हैं कि वो दोनों परस्पर विरोधी हैं, कुछ ये मानते हैं कि गहरा संबंध एक दूसरे पर निर्भर है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, विचारधारा के समर्थक हैं। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? तो हमें टॉकबिल तथा लॉर्ड एक्टन, रूसो, लास्की, अरस्तू। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टॉकबिल तथा लॉर्ड एक्टन क्या इसके समर्थक है? स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। नेक्स्ट हमारा, न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई तथा इसका क्या अर्थ है? तो इसकी उत्पत्ति जस्ट से शब्द से हुई है, बंधन, ग्रीक जसी बांधना, फ्रेंच, लैटिन भाषा से हुई है, जस्ट शब्द से बांधना, जस्टिस भाषा से, अंग्रेजी शब्द बांधना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आप ये याद रखिए, लैटिन भाषा, जस्ट शब्द और अर्थ क्या है इसका? बांधना। न्याय उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएं जुटाई जाती हैं, किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैरियम का। ठीक है, ये है कि डेफिनेशंस वगैरह जो एमडीयू का एग्जाम्स हुआ है उसमें काफ़ी डेफिनेशंस पूछी गई हैं, ये किस राइटर की हैं। नेक्स्ट, न्याय की विशेषताएं क्या हैं? उचित हित की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति को उचित भाग, मानवीय भलाई, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। उचित हितों की पूर्ति होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उचित भाग प्रदान करना चाहिए, सुविधाओं का हो, संसाधनों का हो, ठीक है, और मानवीय भलाई होनी चाहिए। न्याय के कानूनी पक्ष से तात्पर्य क्या है? कानूनों का न्याय संगत होना, कानूनों को न्याय संगत ढंग से लागू किया जाना, 1 तथा 2 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 तथा 2, ये दोनों का, कानूनों का क्या है? न्याय संगत लागू होना चाहिए और कानूनों को न्याय संगत ढंग से लागू किया जाना चाहिए, दोनों प्रकार होने चाहिए। डैश कहता है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रीति से या स्वतंत्र रीति से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। तो ये
कौन कहते हैं? तो ये किसके अनुसार है? ऑप्शन नंबर 4 मानवाधिकार घोषणा पत्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, प्रत्यक्ष रीति से, स्वतंत्र रीति से या स्वतंत्र रीति से, दोनों प्रकार से क्या है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो हम अपने इलेक्शन में चुनते नहीं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या है, अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। वही हो गया मताधिकार, जो होता है हमारा सार्वभौमिक, जिसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। न्याय के भिन्न भिन्न रूप अथवा पक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर है ये सभी इसके पक्ष हैं। न्याय का कानूनी पक्ष, सामाजिक पक्ष, न्याय का राजनीतिक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अभिप्राय है कि दोनों के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा हो तथा अधिक से अधिक लोगों के हित में उनका उपयोग हो। तो ये राइट आंसर होगा इसका। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक न्याय। का अर्थ क्या है? देश के जो भौतिक संसाधन है उसका उचित बंटवारा हो और अधिक से अधिक लोगों को उपयोग, उसके हित में उपयोग हो। आर्थिक न्याय डैश के बिना कोरी कल्पना है, तो आर्थिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय के बिना कोरी कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1872। कब हुआ? सिविल मैरिज एक्ट 1872। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 1867। प्रार्थना समाज 1867। पहला विधवा पुनर्विवाह कब और किसने कराया? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकती मैं, आ सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले पेपर बना रहे हैं, उनके मूड में क्या है, वो क्या क्वेश्चंस डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1869 में हुआ था पहला पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। बॉम्बे विडोज रिफॉर्म एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ये किससे किया गया था? नाम याद कर लीजिए, बॉम्बे विडोज रिफॉर्म एसोसिएशन। और इसकी स्थापना भी, इस एसोसिएशन की स्थापना भी 1869 में हुई थी। उसी टाइम इसका पहला इस विवाह इसने करवाया था, विधवा। महिला विश्वविद्यालय की किसने और कब की स्थापना जो है? तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महर्षि कर्वे 1916 में पहली क्या है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? तो राष्ट्रीय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती 1857 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती 1857। आर्य समाज का नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वापस वैदिक काल में चलो। नेक्स्ट है, आर्य समाज ने जिन सुधारों का समर्थन किया वो क्या थे? जाति प्रथा, बाल विवाह निषेध, बाल विधवा पुनर्विवाह, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारे क्या है, इसका समर्थन किया। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, समाज के सदस्यों का सामूहिक प्रयास, समाज में परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव, उपरोक्त वर्णित सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त वर्णित सभी होगा ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए अब नोट्स स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपके लिए बना रखे हैं। क्लास जो है वो कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, जिसे हम वर्क कहते हैं हिंदी में। लोअर क्लास होगी फर्स्ट, हमारा थर्ड होती है द मिडिल क्लास, सेकंड क्या होती है द वर्किंग क्लास। तो फर्स्ट के बाद सेकंड आएगी द वर्किंग क्लास, जो मजदूर वर्ग होता है। मिडिल क्लास में भी इसके दो पार्ट होते हैं, लोअर मिडिल और अपर मिडिल, ठीक है। और हमारा है फोर्थ है हमारा अपर क्लास, ठीक है। समानता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद में दे रखा है। इसमें अलग अलग समानता है, जैसे कि कानून के समक्ष समानता, शिक्षा में सबको समान अवसर, इस तरह से इसमें डिवाइड किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। समाज सुधार आंदोलन, जो हमारे, मैंने कुछ समाज सुधार आंदोलन बनाए हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए एग्जाम के बेस से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कुछ क्वेश्चंस भी पीछे सॉल्व किए, एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ब्रह्म समाज आंदोलन क्या है? इसमें जो हुआ था आत्मसभा और ब्रह्म सभा, दो सभा थी इसमें। तो इसमें आत्मसभा जो हमारी है 1815 में हुआ था, ब्रह्म सभा 1828 में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज आंदोलन दूसरा हमारा आर्य समाज आंदोलन 1875 में होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब हुआ था आर्य समाज? 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन हुआ था हमारा 1 मई 1897 को, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो आंदोलन था। विश्व हिंदू परिषद जो था हमारा, चीफ माधव जो है इसके चीफ थे वो माधव गोलवारकर थे। जो अब ऑप्शन नंबर 5 है आनंद मार्ग का क्या था? ये 1995 में हुआ था आनंद मार्ग आंदोलन, और इसके जो थे हेड थे वो थे प्रभात रंजन सरकार।
और ये कहाँ हुआ था आपका? जमालपुर बिहार में, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन जो हुआ था हमारा, किसके द्वारा चलाया गया था? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन ईश्वरचंद विद्यासागर 1820 में, ठीक है। कब? ईश्वरचंद विद्यासागर 1820 में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। दलित आंदोलन था एक। पिछड़ा वर्ग जाति आंदोलन ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। मैसूर में 1918 में, मुंबई में 1925 में, ठीक है, और मद्रास में 1872 में। तो इसमें ये पिछड़ा जाति वर्ग जाति सब आंदोलन था। आदिवासी आंदोलन ट्राइबल बेल्ट याद रखिए, नागपुर में हुआ था ये। और नेक्स्ट आगे चलता है हमारा सिविल मैरिज एक्ट, वो कब आया था ना? 1872 में। सिविल मैरिज एक्ट में 1872 में आया था। इसमें हमारा 18 वर्ष लड़के की आयु रखी गई थी, 14 वर्ष लड़की की आयु रखी गई थी, याद रखिएगा ये। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 में हुई थी। ब्रह्म समाज का प्रभाव पश्चिम तक लेके जाना, पश्चिम इसमें मिस हो गया है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी, जो ब्रह्म समाज थे, जो इनके सुधार थे, वो पश्चिम के राज्यों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, पश्चिम के राज्यों तक इनको लेके जाना था। बॉम्बे विडोज रिफॉर्म एसोसिएशन 1869 याद कर लीजिए, पहले हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में किया है। इसने क्या किया था? पहला विधवा विवाह पुनर्विवाह। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब खुला था? 1916 में, महर्षि कर्वे द्वारा खुला था प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916, महर्षि कर्वे, याद रखिएगा। चलिए और हम आगे देखते हैं, हमारा है पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। पेरेंटिंग स्टाइल का पूछ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या है इसमें? इसका हिंदी वर्ड आप लोग छोड़ दीजिए, हिंदी वर्ड मुझे मिला नहीं, तो मैंने इंग्लिश में ही बता दिया आपको। तो आप ऑप्शन इंग्लिश का देख सकते हैं। इसमें क्या है? मोर डेमोक्रेटिक होता है, ये स्वतंत्र होता है, जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्रता होती है सबको, ऐसे ही पेरेंटिंग स्टाइल में होता है। बच्चों की क्या है? इक्वल डिमांड्स होती है, बच्चों की भी डिमांड्स पेरेंट्स इक्वली पूरी करते हैं। जैसे कि क्या है? बच्चे पेरेंट्स की डिमांड पूरी करते हैं, ठीक है। दोनों में बराबर इक्वल पार्टीशन होता है डिमांड और रिस्पॉन्स का। जो माता पिता हैं वो बच्चे की बातें मानते हैं, बच्चे को, और बच्चे जो है माता पिता की बातें मानते हैं। तो एक तरह से क्या है? लोकतंत्र है, एक बैलेंस रिलेशन होता है पेरेंट्स में, ठीक है। फ्रेंडशिप टाइप का रिलेशन आप मान सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटेरियन जिसमें हम सत्तावादी से कहते हैं, ये डिमांडिंग होती है। इसमें क्या है? पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिमांड बच्चे पूरी करें। बच्चों की बहुत कम डिमांड्स जो बहुत ज़्यादा जरूरी लगती है, पेरेंट्स वही पूरी करेंगे। इसमें क्या होता है? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं। और जो फर्स्ट में अथॉरिटेरियन में स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं होते हैं, सेकंड में क्या है? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं। परमिसिव में क्या है? मोर रिस्पॉन्स, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इससे आगे के लेवल का होता है। अथॉरिटेटिव इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा ही स्वतंत्रता दी जाती है बच्चों को, ठीक है। इसमें तो एक लिमिट में स्वतंत्रता होती है, इसमें तो बहुत, और इसमें अथॉरिटेरियन में कम स्वतंत्रता दी जाती है, इसमें लिमिट में होती है। और इसमें परमिसिव में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। मोर रिस्पॉन्सिव होते हैं पेरेंट्स, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा बातें मानते हैं, उनकी हर ख्वाहिशें वो पूरी करते हैं, ठीक है। बच्चों को चाहिए स्मार्टफोन चाहिए, और उन्हें लैपटॉप चाहिए अपनी स्टडी के लिए, महंगे कपड़े चाहिए, किसी भी तरह के चाहिए उन्हें, जो उनकी फरमाइश है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की जाती है पेरेंट्स द्वारा। पेरेंट्स फ्यू, और जो पेरेंट्स जो हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत कम होते हैं, और इसमें सत्तावादी में सेकंड में उनके रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हें ऐसे नहीं करना, ऐसे बोलना है, इतने से इतने तुम्हें रात 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना। सत्तावादी जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है, घर के अंदर रहना है, ठीक है, इस तरह से। और नेग्लेक्टफुल क्या है? ये हार्मफुल स्टाइल है। इसमें क्या है? पेरेंट्स द्वारा बच्चों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी परवरिश ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत कम बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स वही हो गई, ये तो पेरेंटिंग स्टाइल होती है, बच्चों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है इसमें। परिवार के कार्य क्या हैं? परिवार के कार्य बता दी, फैमिली के बारे में एक पूरा टॉपिक है आपका इसमें। तो सदस्यों के प्रति प्रतिस्थापन और उनकी शारीरिक देखभाल करना, यौन व्यवहार नियंत्रण करना, बच्चों को सामाजिक शिक्षा देना, सामाजिक प्रतिष्ठा का हस्तांतरण, जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, वैल्यूज़ हैं, परंपराएं हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। अंतः संस्थापक कड़ी स्थापित करना, ठीक है। आर्थिक कार्यकलाप, सामाजिक भावनात्मक क्रियाकलाप। आगे हमारा माता पिता के बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व क्या होते हैं? माता पिता को बच्चों के लिए क्या करनी चाहिए? बच्चों को के मनोविज्ञान का समुचित विकास, ठीक है, मानसिक विकास कह सकते हैं। समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, कि बच्चे के लिए घर में इस तरह का इन्वायरमेंट हो, शांति हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कि बच्चे का क्या है? वृद्धि और विकास हो, उसको अच्छे संस्कार दिए जाएँ, अच्छी वैल्यू नैतिक शिक्षा सिखाई जाए, ठीक है। उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। बच्चों के साथ उचित व्यवहार करना,
तब अब पेरेंट्स अच्छे से बिहेव करेंगे तो बच्चे भी सबसे अच्छे बिहेव करना सीखेंगे। संवेगों के प्रशिक्षण और संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति, कि बच्चों का क्या है, उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल है। ये नहीं कि बच्चों को गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, सामान फेंकने लगे हैं, जब सैड हो रहे हैं तो रोने लग जा रहे हैं हर छोटी छोटी सी बात पे। तो क्या है, उनको इमोशनली कंट्रोल होना चाहिए। तो गुस्सा है तो गुस्सा एक लिमिट में दिखाएं वो लोग, हर बात में रोने न लग जाएं। इस तरह से क्या है, फीलिंग्स जो है उनकी उनकी कंट्रोल होनी चाहिए। पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को ये सिखाएं। विभिन्न रुचियों की पूर्ति करना, जो बच्चों के इंटरेस्ट है उन सबको उनको सिखाना, उन्हें पूरा करना। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें से आपको क्या है, काफ़ी सारे ऑप्शंस देके या एक ऑप्शन देके 3 डिफरेंट ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य अभिकरण, ठीक है, जो समाजीकरण जो होता है हमारा, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से समूह हैं, साधन हैं जो हेल्प करते हैं। तो उसमें क्या है, परिवार हेल्प करती है, क्रीड़ समूह, प्ले ग्राउंड होता है, बच्चे वहाँ पे प्ले ग्राउंड में टीम वगैरह होता है, बहुत सारे बच्चे आपस में मिलके खेल रहे हैं, या बड़े लोग भी होते हैं वो गेम्स खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है, समाज के लोगों से हम मिल रहे हैं, उनके साथ घुल मिल रहे हैं, तो उस तरह से होता है। पड़ोस में हमारे पड़ोसी इतने सारे होते हैं, ठीक है। नातेदार, रिश्तेदार समूह विवाह वगैरह में देखते हैं हम, इतने सारे रिलेटिव्स इकट्ठा होते हैं, पूरा एक समूह बन जाता है। शिक्षण संस्थाएं हो गई, धार्मिक संस्थाएं हो गई, राजनीतिक संस्थाएं, व्यवसाय समुदाय, यहाँ क्या है, लोग एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जिससे सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं। किसी विशेष व्यवस्था में कोई व्यक्ति निर्दिष्ट समय में जो स्थान प्राप्त करता है, उस व्यवस्था के अनुसार वह स्थिति डैश की ओर संकेत करती है। वर्ग, जाति, परिस्थिति, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा परिस्थिति। परिस्थिति से कहते हैं स्टेटस। भारतीय शिक्षा नीति 1968 के खंड 4 में क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यक, विकलांग, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी पर ध्यान दिया गया है। या आपको ऐसे पूछ सकते, एक ऑप्शन दे देंगे इसमें से, महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा या अनुसूचित जातियों की जनजातियों हेतु शिक्षा, वो किस में दिया गया, 1968 के खंड 4। इस तरह के 4 ऑप्शंस दे गए, इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चन से ये आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। दोनों ही सारी तीनों चीज़ें किसमें दी गई, 1968 के खंड 4 में, भारतीय शिक्षा नीति के, ठीक है। नेक्स्ट है, समानता का अर्थ है कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। किसकी परिभाषा है, लास्की की, रूसो की, अरस्तु की, हॉब्स की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉस्की की, ठीक है। नेक्स्ट है, न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना है, किसका कथन है, J.S. मिल, सालमन, मैरियम, राफेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सालमन का कथन है ये। सामाजिक न्याय एक व्यापक चीज है, उसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ डैश भी शामिल है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय एक व्यापक चीज है, उसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय राजनीतिक न्याय भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों व आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। जाति सुधार, महिलाओं की मान प्रतिष्ठा में सुधार, महिला शिक्षा का प्रसार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इन सभी चीज़ों का ये प्रमुख उद्देश्य थे इन आंदोलनों के, जो 19वीं सेंचुरी में हुए थे। अध्यापक समाज का सेवक होता है, उसका कर्तव्य बालकों में वांछित सामाजिक गुणों तथा आदतों का निर्माण करना है और एक सुंदर सामाजिक जीवन की नींव डालना है। ये किसका कथन है, किसकी डेफिनेशन है, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, टैगोर, या विवेकानंद। तो राइट आंसर है जॉन डीवी। सभी बालकों के प्रारंभिक शिक्षा संबंधी रिकॉर्ड को अनिवार्य रूप से रखने के संबंध में किस धारा में कहा गया है। आरटीई 2009 की किस धारा में कहा गया, ये किसके अंतर्गत कहा गया है, आरटीई 2009 के अंतर्गत ये सारी बात, ये जो क्वेश्चन बना ये कही गई है, ठीक है। ये भी किसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 30(2), 25(4), 26(3) या 44(2). राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 30(2), अनुच्छेद 30 और भाग 2 में इसमें क्या कहा गया है कि सभी बालकों के प्रारंभिक शिक्षा संबंधी रिकॉर्ड को अनिवार्य रूप से रखने
रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में बालकों को बल केंद्रित विधियों से पढ़ाए जाने की बात RTE, ये बल नहीं होगा, ये बाल केंद्रित होगा, ठीक है। बाल केंद्रित विधियों से पढ़ाए जाने की बात RTE 2009 की किस धारा में कही गई है? 28(2), 29(3), 29(2) या 30(4? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29(2) धारा में कही गई है। बच्चों पर माता पिता का प्रभाव, आचार विचार, स्नेहित वातावरण, नैतिक गुण, ये सभी राइट आंसर होगा, ये सभी। माता पिता पर और सॉरी बच्चों पर माता पिता क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे माता पिता के आचार विचार होंगे बच्चों के भी वैसे होंगे। जैसे माता के पिता के अंदर मोरालिटी होगी, वही बच्चा परिवार में रहता है, वही मोरालिटी सीखेगा, वो नैतिक है या अनैतिक है, ठीक है, कितने % नैतिक हैं वो, ठीक है। स्नेहित वातावरण, ये सारी चीज़ें हो गई। विद्यालय में प्रातःकालीन सभा के उद्देश्य क्या है? जो होती है ना आपकी मॉर्निंग प्रेयर, उसका क्या उद्देश्य? स्कूल को संगठित करना, नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, अच्छी श्रवण आदतों का विकास करना, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो उपरोक्त सभी, ये क्या है इसमें प्रदान करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, लाइक करने से मुझे पता चलता है, आप लाइक करते हैं तभी कि आपको ये कंटेंट पसंद आया है, आपका इससे हेल्प हुई है। तो ऐसा लगता है कि सीरियसली ये आपका हेल्पफुल है, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। चलिए, तो अभी आप लोग BEd सेकेंड ईयर कर रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग CTET की तैयारी भी साथ में करेंगे, ठीक है। तो अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए, अब हम फिनिश करते हैं आज की वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।